आज भी हमारे केंद्र और राज्यों के बीच एक प्रमुख विवाद का कह लीजिए, संबंधों में टकराहट का एक जो प्रमुख विषय है वो ये संघवाद है। तो भारत का संघवाद कैसा है? इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं 3 कंसेप्ट को आपको बताना चाहूंगी बच्चों। नंबर 1, संघवाद या संघात्मकता, फेडरल सिस्टम बोलते हैं। दूसरा, यूनिटरी सिस्टम, एकात्मकता। और तीसरा हम बोलते हैं, क्या इसके अलावा भी कोई सिस्टम होते हैं? क्या? कॉन्फेडरेशन, परिसंघात्मक। आपने नाम सुना है? हालांकि प्रेजेंट में ये एब्सेंट है, 2 ही सिस्टम फॉलो होते हैं। ठीक, तो एक एक करके हम लोग समझेंगे क्या है। जहां पर पावर डिवाइड होती है, शक्तियां बटी होती हैं, किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में। इक्वल या कम ज़्यादा या सेपरेशन ऑफ पावर होता है, बंटवारा होता है विषयों का, कानून निर्माण करने का, विधायी विषयों से लेकर कार्यपालिका विषयों से लेकर न्याय विषयों तक, जिसमें केंद्र के बीच और राज्यों के बीच में क्या होता है? बंटवारा होता है। इसको हम बोलते हैं क्या? संघात्मक सिस्टम या फेडरल सिस्टम। ठीक। दूसरा, व्हाट इज यूनिटरी? एकात्मक व्यवस्था क्या है? वह व्यवस्था जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर या डिवाइडेशन ऑफ पावर या शक्तियों का बंटवारा नहीं होता, शक्तियां एक जगह केंद्रित होती हैं और वो जगह क्या है? सेंटर। नो डिवाइडेशन ऑफ पावर, शक्तियों का कोई बंटवारा नहीं, केंद्र ही मजबूत होता है, केंद्र ही शक्तिशाली होता है। राज्यों का कोई अस्तित्व तो होता है लेकिन उनके पास क्या नहीं होता? पावर नहीं होती। ऐसी व्यवस्था को बच्चों, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं क्या? एकात्मक व्यवस्था। तीसरी चीज, कॉन्फेडरेशन, परिसंघात्मक। ये क्या है? इसमें भी बंटवारा होता है पावर्स का, शक्तियों का, व्यवस्था का। किसके बीच में? केंद्र के बीच में और राज्यों के बीच में। परंतु राज्यों को ये अधिकार होता है, वो जुड़ती हैं अपने कुछ इंटरेस्ट के कारण, अपने कुछ हितों के कारण, और जब उनको ये फील होता है कि नहीं, केंद्र से हमारे बहुत ज़्यादा कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो वो कभी भी अपने को केंद्र से क्या कर लेती हैं? अलग कर लेती हैं। परिसंघात्मक में स्टेट और सेंटर जुड़े होते हैं मजबूती के साथ। स्टेट्स को सेंटर से अलग होने का क्या नहीं होता है? चांस या उनको मौका ही नहीं मिलता, ये व्यवस्था ही नहीं है। जबकि परिसंघात्मक में बच्चों स्टेट फ्री होती है। किसकी भांति? मधुमक्खियों की भांति छत्ते में जुड़ती हैं जब तक उनको छत्ते से क्या मिलता है? शहद मिलता है। शहद खत्म, मधुमक्खी खत्म। मतलब स्टेट के पास ज्यादा पावर है, किसकी तुलना में? सेंटर की तुलना। ध्यान रखिएगा, वह व्यवस्था जिसमें केंद्र शक्तिशाली है, राज्य नहीं है, ये क्या है? एकात्मक व्यवस्था। वह व्यवस्था जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का क्या है? समान वितरण है, वो क्या है? संघात्मक व्यवस्था। और वह व्यवस्था जिसमें राज्य ज्यादा पावरफुल है, किसकी तुलना में? केंद्र की तुलना में, वो कौन सा है? परिसंघात्मक या कॉन्फेडरेशन। ठीक, पहले अमेरिका भी एक कॉन्फेडरेशन था, लेकिन सिविल
वॉर के बाद ये कॉन्फेडरेशन, इसने शब्द हटा लिया, अपने संविधान के आर्टिकल 1 में फेडरेशंस ऑफ स्टेट्स शब्द को क्या किया है, इसने जोड़ा है। इतनी चीज समझ में आई। ये 3 कॉन्सेप्ट है वर्तमान में। ये जो फेडरेशन है ये न के बराबर है। 2 प्रमुख चीज है, क्या? फेडरेशन, संघवाद, और दूसरा एकात्मक। अब भारत का संविधान कैसा है? ना तो संघात्मक ना तो एकात्मक। केसी वियर के शब्दों में क्वासी फेडरल, अर्ध संघीय। परंतु रुकिए बच्चों, हम यहां पर देखते हैं एकात्मक सिस्टम वाले देश कौन से हैं? यूके है, और कौन है? फ्रांस है, और कौन है? श्रीलंका है। फेडरेशन वाले कौन कौन से देश हैं जिन्होंने फेडरल सिस्टम को अपनाया है? यूएसए है, और कौन है? इंडिया है। एकात्मक में चाइना भी आएगा। मतलब मैंने तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। ठीक, हमने कहा हमारे यहाँ पर संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। संविधान में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो संघात्मक के भी हैं, कुछ ऐसे लक्षण हैं एकात्मक के भी हैं, और हमारे संविधान में कहीं पे भी उल्लिखित नहीं है। परंतु एक केस है 1994 का बच्चों, SR बॉम्बई केस। हम लोगों ने इसको बहुत बार चर्चा किया है। SR बॉम्बई कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री। ठीक, कर्नाटक राज्य में उनके राज्य के कुछ विधायकों ने SR बॉम्बई से असहयोग किया और ये कहा कि हम आपको क्या नहीं देते हैं, विश्वास नहीं देते हैं। SR बॉम्बई के मुख्यमंत्री वाली जो सरकार थी वो संकट के बादल आ गई। राज्यपाल ने केंद्र के पास एक रिपोर्ट भेजी। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ना, हर महीने राज्य एक रिपोर्ट भेजी जाती है। एक रिपोर्ट भेजी कि वर्तमान सरकार के पास क्या है, स्पष्ट बहुमत नहीं है। केंद्र ने धारा 356 लगा दिया। क्या थी धारा 356? राज्य में किसकी विफलता? संवैधानिक तंत्र की विफलता, कि भैया मुख्यमंत्री के पास तो आवश्यक बहुमत ही नहीं है। SR बॉम्बई जी पहुंच गए कहां पर? सुप्रीम कोर्ट। और उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ, केंद्र को ये कोई पावर नहीं है कि राज्यों की गवर्नमेंट को वो क्या कर दे, अबॉलिश कर दे, 356 लगाए। ये जो मामला था बच्चों, मेरे ख्याल से 1988 का था, जो सुनवाई हुई 6 साल बाद हुई 1994 में। और बहुत सारे राज्यों में भी केंद्र ने किसका प्रयोग किया? 356 का प्रयोग किया। वहाँ की शासन जो राज्य सरकार थी उनको बर्खास्त किया और क्या लगा दिया राज्यों में? धारा अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया। बहुत सारी, उसी समय हमारे उत्तर प्रदेश में बाबरी मंदिर विध्वंस का मामला चल रहा था। किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार को भी बर्खास्त कर दिया गया और उत्तर प्रदेश में क्या लगा दिया गया? धारा मतलब अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर दिया गया। ये सारे मामले, ये भी गए, उत्तर प्रदेश की सरकार भी गई, और अन्य राज्यों में जहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन लगा था वो सारे कहाँ पहुँच गए? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने SR बॉम्बई केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा, क्या कहा? फेडरल सिस्टम, संघवाद भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना है। क्या बोला? आधारभूत संरचना। याद कीजिए केशवानंद भारतीय केस। क्या बोला केशवानंद भारतीय केस? संसद अगर संविधान की आधारभूत संरचना का क्या करती है? वायलेशन करती है, अतिक्रमण करती है, तो ये क्या है? संविधान का विरोध है। और संसद ऐसा करना क्या है? एक अपराध है। और चेंज तो कर सकती है संसद को संविधान में 368 के तहत, लेकिन किसमें परिवर्तित नहीं कर सकती? बेसिक स्ट्रक्चर में। किस केस में ऐसा बोला? SR बॉम्बई। किसको बोला?
आधारभूत संरचना है क्या, संघवाद को। और इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों एसआर बोम्बे की जो बर्खास्त सरकार थी उसको बहाल कर दिया, राष्ट्रपति शासन को समाप्त गलत बता दिया। और एक और चीज बोला इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि भारत के संविधान के दो बेसिक स्ट्रक्चर्स है, दो आधारभूत संरचना है, एक संघात्मकता और दूसरी पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म। और आपको ये पता है सेकुलरिज्म शब्द हमारे मूल संविधान में नहीं था, 42वें संविधान संशोधन में इसको क्या किया गया, ऐड किया गया। तो हम कैसे मान लें, यद्यपि हमारे मूल संविधान में संघात्मकता नहीं है, हमारे मूल संविधान में पंथ निरपेक्षता नहीं है, फिर भी जब सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोम्बे केस हुआ, न सिर्फ इसको क्या किया, जस्टिफाई किया, वरन इसको कहा कि इसमें कोई भी केंद्र सरकार किसी भी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ या खिलवाड़ या बदलाव या चेंज या संशोधन नहीं कर सकती। तो आगे बढ़े, हम पहले ये देखें कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो सिस्टम है, कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो ये बताते हैं कि भारत में क्या है, फेडरलिज्म है। और फिर तस्वीर के दूसरे पहलू पर आएंगे और हम ये देखेंगे कि फेडरलिज्म कहने को तो है हाथी के दांत और खाने को कुछ और हैं। कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो ये बताते हैं कि भारत में राज्यों को तो लॉलीपॉप है, मलाई तो कौन खा रहा है, केंद्र खा रहा है। तो कौन कौन से ऐसे फीचर हैं जो किसके पास है, केंद्र सरकार के पास। तो वापस देखते हैं, सबसे पहले संघात्मकता के कौन कौन से लक्षण। विषयों का बंटवारा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, किसी भी देश में संघवाद में, फेडरल सिस्टम में मतलब जो पावर्स होती हैं बटी होती हैं, विधायिका की शक्तियां भी बटी होती हैं, कार्यपालिका की भी शक्तियां बटी होती हैं और न्यायपालिका भी बटी होती है। लेकिन ये भारत के संघवाद की प्रमुख विशेषता है बच्चों कि यहाँ पर विधायिका की तो शक्तियां बटी हैं, किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। प्रशासनिक शक्तियां भी बटी हैं, किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। लेकिन हमारी जो न्यायपालिका है वो क्या है, एकात्मक है। ठीक है, ये अभी हम थोड़ी देर बाद इसको और समझेंगे। हमारे यहाँ पर संघवाद है, हमारे यहाँ संघात्मक सिस्टम है। इसमें पहली जो विशेषता है, केंद्र और राज्यों के बीच में क्या है, विषयों का बंटवारा है, विषयों का अलग अलग विभाजन है केंद्र के बीच में और राज्यों के बीच में। आर्टिकल 246 इसमें 3 प्रकार के कानून निर्माण करने की सूचियां हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। मूल संविधान में केंद्र सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में इसमें कितने हैं, 100 विषय हैं। ठीक है, मूल संविधान में राज्य सूची में बच्चों 66 विषय थे, वर्तमान में कितने हैं, और समवर्ती सूची में मूल संविधान में कितने थे, वर्तमान में कितने हैं। बंटवारा है हमारे यहाँ पे केंद्र राज्य संबंधों में। केंद्र सरकार केंद्र सूची पर कानून बनाती है, राज्य सरकारें हैं राज्य सूची पर कानून बना सकती हैं, और समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट पर केंद्र सरकार भी क्या बनाती है, कानून बनाती है, और राज्य सरकारें भी कानून बनाती हैं। ये जो डिवाइडेशंस ऑफ विषयों का जो बंटवारा है, विषयों का अलग अलग कि इन विषयों पर केंद्र सरकार बनाएगी, इन विषयों पर राज्य सरकार बनाएगी, और इन विषयों पर दोनों बनाएगी, ये बताता है कि भारत में क्या है, संघवाद। एक बहुत ही ध्यानपूर्वक एक चीज को नोट करना, अगर आप लोग नोट कर रहे हैं, केंद्र सूची पर केवल केंद्र सरकार, केंद्र सूची पर कौन कानून बनाता है,
और राज्य सूची पर केवल राज्य सरकार। तो आप इसको नोट कीजिएगा, सामान्यतया इन जनरल कौन बनाएगा, मतलब कुछ विशेष कंडीशन में केंद्र को भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का क्या है, अधिकार है। लेकिन मोटे मोटे चूंकि हम यहाँ पर संघवाद बता रहे हैं कि भारत का जो सिस्टम है वो फेडरल है, तो अभी हम तस्वीर के इस पक्ष को सपोर्ट करेंगे कि नहीं नहीं सब चीज बढ़िया बढ़िया है, केंद्र सरकार केंद्र सूची पर, राज्य सरकार राज्य सूची पर, और समवर्ती सूची पर कोई झगड़ा नहीं, तुम बनाओ तुम भी बनाओ, कोई टेंशन नहीं। तो पहली चीज जो इसके पक्ष में तर्क दी जाती है कि दोनों के बीच में क्या है, विषयों का बंटवारा। दूसरी जो इसके पक्ष में दी जाती है कि संसद के उच्च सदन के रूप में किसकी व्यवस्था की गई है, राज्यसभा की व्यवस्था की गई है। राज्यसभा का क्या बोलेंगे इसको, और राज्यसभा आपको पता है किसका प्रेजेंटेशन करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है, राज्यों का। किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 80। हमारे संविधान में राज्यसभा में 245 में से 233 सीटों को, 233 सदस्यों को किसके आधार पर निर्वाचित करके राज्यसभा में भेजा जाता है, राज्यों के एमएलए के द्वारा। राज्यों के एमएलए के द्वारा कहां भेजा जाता है, केंद्र में, किसमें, राज्यसभा में। कितने को बच्चों, 233 सीटों पर, और 12 को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। तो ये कहा गया, अरे ऐसे कैसे, मान लो केंद्र सरकार लोकसभा में स्पष्ट बहुमत में है, लेकिन किसी भी विधि को पारित कराने के लिए उसको राज्यसभा में भी स्पष्ट बहुमत होना चाहिए, और राज्यसभा में तो राज्यों का क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। तो हम कैसे कह दें कि केंद्र सरकार शक्तिशाली है, यहाँ पे तो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन भी कहाँ पर है, केंद्र में है, क्योंकि क्या है, राज्यसभा के रूप में उच्च सदन है। जो प्रमुख इसके सपोर्टर हैं वो ये कहते हैं कि राज्यसभा कहीं ना कहीं राज्यों का प्रेजेंटेशन करती है सेंट्रल लेवल पे, चाहे वो उसके जो सदस्य हैं वो राज्यों की विधानमंडल से, विधानसभाओं से चुने जाते हैं, और कभी भी वो केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा कोई कार्य जो राज्यों के हितों के विपरीत है, अगर केंद्र सरकार कहती है तो राज्य कहेंगे हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर केंद्र में किसका सिस्टम है, काउंसिल ऑफ स्टेट अर्थात राज्यसभा की व्यवस्था है, जो राज्यों की आवाज को कहां बुलंद करती है, केंद्र। तीसरी बात, ऑल इंडिया सर्विसेज कितनी है, अखिल भारतीय सेवाओं का होना भारत में ये बताता है कि भारत में कौन सी सिस्टम है, फेडरल सिस्टम पर फोकस किया गया है, बल दिया गया है। कैसे, अखिल भारतीय सेवाएं जो जनक बोला जाता है बच्चों, वो किसको बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बैठी थी तो हमारे संविधान सभा के बहुत से ऐसे मेंबर्स थे जो फ्यूचर में, जो पास्ट में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, और ये चाहते थे कि भारत स्वतंत्र हो, तो इनको समाप्त कर दिया जाए। किनको समाप्त कर दिया जाए, अखिल भारतीय सेवाओं को। क्यों, वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, और ये जो आईसीएस वाले हैं इनको मार डंडे पे डंडा, मार डंडे पे डंडा मारे जा रहे हैं। मतलब इनका कोई क्या नहीं कर रहे हैं, इनकी दाल नहीं गलने दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम यही करेंगे कि अखिल भारतीय सेवाओं को क्या करें, निकाल बाहर करें। सरदार
पटेल ने संविधान सभा में एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, आप सब ये जानते हैं कि सरदार पटेल इज अ आयरन मैन, एक लौह पुरुष है। क्यों? क्योंकि उसने 556 देशी रियासतों को, 562 देशी रियासतों को क्या किया? भारत में एक किया। एक्चुअली में मैंने तो किया ही नहीं, ये किया किसने? इन अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों ने, जो राज्यों को, जो देशी रियासतों को ये समझाया कि भारत से अलग होना नहीं, भारत में एक होना, ये भारत वो उनके लिए ज्यादा फायदे का सौदा है। भारत में इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी भिन्नता है, अगर हम अखिल भारतीय सेवाओं को खत्म कर दें तो इस डाइवर्सिटी को, इस भिन्नता को हम क्या कर देंगे? संभाल नहीं पाएंगे। और इस डाइवर्सिटी, इस भिन्नता को बनाए रखने के लिए हमको एक ऐसा अधिकारियों का एक समूह चाहिए जिनकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र। जिनकी सेवा शर्तें कौन तय करता है? केंद्र। जिनको प्लेसमेंट कौन देता है? केंद्र। और काम कहां पर करेंगे? राज्य। केंद्र सरकार, वे केंद्र के आदर्शों और संविधान की भावना के अनुकूल ये कहां पर काम करेंगे? राज्य। तो ये भारत की डाइवर्सिटी को, भारत की एकता अखंडता को ये मजबूत करेंगे। इसीलिए अखिल भारतीय सेवाओं को हमको समाप्त नहीं करना है, अखिल भारतीय सेवाओं को हमको क्या करना है? बनाए रखना है। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोला जाता है? अखिल भारतीय सेवाओं का जनक। बच्चों, आपको पता है 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं होती है, IAS, IPS और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ये 3 प्रकार की हैं। और क्या उन्होंने तर्क दिया? उन्होंने कहा, मतलब ये किस प्रकार और अखिल भारतीय सेवाएं भारत में संघवाद को मजबूती प्रदान करती हैं। भारत अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में एक व्यवस्था है टेन्योर सिस्टम। टेन्योर मतलब पदावधि व्यवस्था। कोई भी जो सिविल सर्वेंट है वो सेंट्रल से अपॉइंट होता है, और जैसे ही वो मेंस का एग्ज़ाम देता है, क्लियर करता है, और मेंस के एग्ज़ाम से पहले ही उसको फॉर्म भराया जाता है और पूछा जाता है कि जब आप क्या हो जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आप कौन सा कैडर लेना चाहेंगे, कौन से स्टेट में आप सर्विस करना चाहेंगे। मेंस के एग्ज़ाम से पहले ही पूछा जाता है। उस समय वो भरता है अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कि अगर वो यूपी का है तो यूपी कैडर चाहिए, एमपी का है तो एमपी कैडर चाहिए, राजस्थान कैडर चाहिए। इस प्रकार बच्चों 24 वर्तमान में कैडर्स हैं जिसको आपको सेलेक्ट करना होता है। और जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो जिसमें आपने सेलेक्ट किया है ना, वही कैडर को क्या करना होता है, उसी में आपको अपॉइंट करके क्या कर दिया जाता है? भेज दिया जाता है। ठीक है, कहाँ पर भेज दिया जाता है? उस स्टेट में जिस स्टेट कैडर को आपने क्या किया है? सेलेक्ट किया है। नियुक्ति के बाद आप स्टेट में आते हैं और तकरीबन 6 से लेकर 8 साल तक आप कहाँ काम करते हैं? स्टेट में काम करते हैं। और जब 6 से 8 साल तक आप स्टेट में काम कर चुके रहते हैं तो दोबारा आपको स्टेट से कहाँ भेज दिया जाता है? सेंटर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, कि आप भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में आप क्या करें? कार्य का अनुभव करें। तो यहाँ पर 4 से लेकर 6 साल तक वो काम करता है। जब 4 से लेकर 6 साल वो काम कर चुका होता है तो वापस इसको कहाँ भेज दिया जाता है? फिर उसी स्टेट में भेज दिया जाता है। फिर ये 6 से लेकर 8 साल काम करता है और इसके बाद इसको फिर कहाँ भेज दिया जाता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर इनको काम का अनुभव करने के लिए। तो वह व्यक्ति जो स्टेट में भी काम कर रहा है और जो सेंटर में भी काम कर रहा है, ये व्यक्ति ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होगा, उसको काम का अनुभव ज़्यादा होगा। अगर वो व्यक्ति जो सिर्फ राज्य सेवा में सेवारत है, उसकी मानसिकता, उसका दृष्टिकोण कैसा होगा बच्चों? बहुत ही ज़्यादा संकुचित होगा। वो सिर्फ उस राज्य के हित में काम करेगा। वो व्यक्ति जो केंद्र में भी काम कर रहा है और राज्य में भी काम कर रहा है, वो ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड तरीके से देश की सेवा और संविधान की मूल भावना से काम करेगा। तो ये जो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने ये जो टेन्योर सिस्टम लगाया था, ये कहीं ना कहीं अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था भारत में संघवाद को, भारत में फेडरल सिस्टम को क्या करती है? मजबूती देती है। तो एक प्रमुख ये
तर्क दिया जाता है अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में कि कहीं ना कहीं ये अखिल भारतीय सेवाएं भारत की संघात्मकता को, भारत की कह सकते हैं विविधता को एकजुट करने में और संविधान की मूल भावना के अनुसार कार्य करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और क्या संघवाद के संदर्भ में तर्क दिया जाता है, भारत में एक संविधान है जो लिखित है और कैसा है, सर्वोच्च। आपको पता है बच्चों, जब दो लोग रहते हैं तो उनमें क्या होता है, टकराहट होती है, लड़ाई झगड़ा होता है। और यहाँ पे तो एक केंद्र, 28 राज्य, ऊपर से 8 यूटीज भी हैं, तो लड़ाई झगड़ा द्वंद्व फाइटिंग होना लाजमी ही है। तो इस लड़ाई झगड़ा द्वंद्व को कौन रोकेगा, संविधान। ये कहा गया भैया ना तुम केंद्र सर्वोच्च हो ना तुम स्टेट सर्वोच्च हो, कौन सर्वोच्च है, संविधान। अगर स्टेट की पावर को छीनता है सेंटर, तो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन करेगा कौन, संविधान। क्योंकि हमारे संविधान का आर्टिकल 368 कहता है कि संविधान में किसी भी प्रकार का चेंज अगर किया जाएगा तो वो एक विशेष संविधान संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा है। संविधान में परिवर्तन करने का जो अधिकार किसको है, संसद को है। संविधान में संशोधन करने का तो अधिकार किसको है, संसद को है। लेकिन संसद कभी भी संविधान को पूरी तरीके से क्या नहीं कर सकती, बदल नहीं सकती, क्योंकि ये क्या है, संविधान का आधारभूत स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो संसद थोड़ी बहुत मात्रा में संविधान में चेंज कर सकती है, लेकिन अल्टरनेट सर्वोच्च कौन है, हमारा संविधान। और इसकी आपने बानगी देखी अभी SR मुंबई केस में, जब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को बर्खास्त किया और उनकी पावर को छीना और राज्य में क्या लगाया, राष्ट्रपति शासन। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया तुम कैसे सर्वोच्च तो संविधान है, और संविधान में ये कहा गया है कि अगर कोई भी गलत भावना से केंद्र सरकार राज्यों के पावर को छीनती है तो ये संविधान के मूल भावना या आदर्शों के क्या होगा, विपरीत होगा। एक और मामला है बच्चों, आपने नाम सुना होगा, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री रही हैं, फिल्म स्टार भी रही थी, सुश्री जयललिता जी, है ना। भ्रष्टाचार के मामले में न्यायालय ने उनको 6 साल के लिए बैन कर दिया कि आप चुनाव नहीं लड़ सकती, आप चुनाव लड़ने के लिए क्या हैं, अपात्र हैं, आप एलिजिबल नहीं हैं। इलेक्शन आया, स्टेट का इलेक्शन आया, चूंकि उनको न्यायालय ने भ्रष्टाचार के आरोप में क्या कर दिया गया, बैन कर दिया। फिर भी उनकी पार्टी जब इलेक्शन लड़ी, उनकी पार्टी AIADMK है, तमिलनाडु में चुनाव लड़ी, तो भारी बहुमत से, किससे, भारी बहुमत से पार्टी की क्या हुई, जीत हुई। और जैसे ही पार्टी जीती, जयललिता को क्या बनाने का घोषणा हुई, मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा हुई। अब ये हुआ, न्यायालय कह रहा है कि 6 साल के लिए प्रतिबंधित, चुनाव भी नहीं लड़ा, और इनकी पार्टी ने क्या कहा, हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, जयललिता। मतलब कौन बड़ा, तब उस समय तमिलनाडु के राज्यपाल ने इसकी व्याख्या कैसे की, चूंकि संविधान किसका प्रतिनिधित्व करता है, जनता का प्रतिनिधित्व करता है, तो जयललिता को कौन जिताया है, जयललिता की पार्टी को किसने जिताया है, जनता ने जिताया है। इसीलिए जनता के नुमाइंदगी के तौर पर हम जयललिता को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, बिल्कुल नहीं। भले ही हमारी 126 करोड़ की जनता ये कहे, कोई भी, यहाँ पे तो जयललिता के खिलाफ भी बहुत लोगों ने वोट किया होगा, अगर 126 करोड़ की जनता भी कहे कि संविधान को बदल दो, तो संविधान को बदला नहीं जाएगा। हम वो कहेंगे जो हमारा संविधान कहता है। और इस तरीके से क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर जनता भले ही सर्वोच्च क्यों ना हो, यूनियन संविधान उसको समर्पित क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर सर्वोच्च कौन है, संविधान। और संविधान की ये फर्ज है जो सही है संविधान की भावना के अनुसार, इसका साथ दें। और अगर जनता गलत भी कह रही है तो हम उसकी तरफ ना जाएं, हम यहाँ पर किसको सर्वोच्च रखेंगे, संविधान की।
और संविधान ये कह रहा है संघवाद केंद्र और राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा संविधान के द्वारा किया जाएगा। ये बताता है कि भारत में संघवाद या संघात्मक सिस्टम इसलिए मजबूत है या इसलिए काम कर रहा है कि यहाँ पर जब भी केंद्र और राज्यों के बीच किसी भी प्रकार का टकराहट होता है, किसी भी प्रकार का विवाद होता है, तो संविधान अपनी सर्वोच्चता और संविधान के संरक्षक के रूप में उसको बचाव करने का काम किसके पास है? हमारी ज्यूडिशरी को, हमारी न्यायपालिका को। तो न्यायपालिका ये देखेगी कि क्या उचित है, क्या संविधान की मूल भावना के अनुरूप है, उस प्रकार से वो चीज़ों की व्याख्या करेगी। तो ये चीज़ हमने देखी संविधान की सर्वोच्चता के अंतर्गत। और एक और चीज़ आप इसी में देखिए कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है, ये कैसे स्पष्ट होता है बच्चों? ये स्पष्ट होता है कि जो हमारी ज्यूडिशरी है वो किसकी संरक्षक है? संविधान की संरक्षक है। और संविधान की संरक्षता का कार्य वो तभी अच्छे से कर पाएगी जब वो कैसी होगी? इंडिपेंडेंट। कैसी न्यायपालिका की व्यवस्था? स्वतंत्र। जजेस की नियुक्ति, आपको पता है ना, एकमात्र संविधान संशोधन जिसको क्या कर दिया गया? अवैध घोषित कर दिया गया, कौन सा था? कोलोजियम वाला। कौन सा संविधान संशोधन था? 99वां संविधान संशोधन। हमारी ज्यूडिशरी स्वतंत्र है क्योंकि जजेस की नियुक्ति कैसे होगी? उनकी सेवा शर्तें, पद पर रहते हुए उनमें सेवा शर्तों में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं हो सकता। इनकी नियुक्ति सरकार के द्वारा नहीं होगी, इनकी स्वयं की व्यवस्था होगी, कॉलेजियम व्यवस्था होगी। और इनके कार्यों में सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद जो जजेस हैं उनके अंदर कोई सरकार के प्रति कोई लाभ की भावना न हो, इसीलिए बैन किया गया है जजेस सेवानिवृत्ति के बाद आफ्टर रिटायरमेंट किसी भी सरकार के लाभ के पद पर कार्य नहीं करेंगे। ठीक है। और जजों को सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र रखते हुए कहा गया है। कई चीजें कही गई है। एक तो जज की नियुक्ति कौन करेगा? उनका खुद का पैनल होगा, कॉलेजियम होगा। दूसरी, पद पर रहते हुए इनके वेतन में किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता है, या इनकी व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ या उसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर एक विशेष रूप से बात रखूंगी कि भारत में संविधान का जो संरक्षक है वो किसको बनाया गया है? न्यायपालिका को बनाया गया है। किसका संरक्षक है? संविधान का संरक्षक है। तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? व्याख्या। अगर किसी भी मामले में कोई गड़बड़ी होती है, किसी में कोई मतभेद होता है, किसी में किसी भी प्रकार का कोई रुकावट होती है, तो व्याख्या करने का अधिकार किसको है? न्यायपालिका को। और संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको है? तो क्या संसद ऐसा संशोधन कर देगी जो संविधान को ही बदल दे? नहीं। तब यहाँ पर न्यायपालिका जो इंडिपेंडेंट न्यायपालिका है, सरकार के नियंत्रण से परे है, ये देखेगी कि कहीं ये हमारी किसके के साथ खिलवाड़ तो नहीं है, आधारभूत संरचना के साथ तो खिलवाड़ नहीं। ये चीजें बताती हैं कि भारत में केंद्र और राज्यों के संबंधों को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका है, एक सर्वोच्च संविधान है, दोनों के बीच में विषयों का बंटवारा है। इसके साथ क्या है? राज्यसभा की व्यवस्था है। इसके साथ अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था है। और क्या है? इंटर स्टेट काउंसिल। अंतरराज्यीय परिषद। आर्टिकल क्यों बनाया गया? किसकी अनुशंसा पर बनाया गया? हम लोग अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। इंटर स्टेट काउंसिल एक ऐसी परिषद जिसमें राज्य के नुमाइंदगे भी हों, मतलब प्रतिनिधि भी हों, मुख्यमंत्री भी हों और केंद्र के प्रतिनिधि भी हों, ताकि दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा हो, कोई मतलब कोई विवाद हो तो मिल बैठ कर बैठे। हमने तो देखा है कि जहाँ पर सेम पार्टी की सरकार होती है, मतलब सेंटर में
एक विशेष बीजेपी की सरकार है तो यूपी को खूब सारे अनुदान मिलेंगे, खूब सारे धन संपत्ति मिलेंगी। लेकिन सेंटर में अगर अदर पार्टी की सरकार है और स्टेट में आम आदमी की सरकार है या ममता जी की सरकार है, तो यहाँ पर दोनों में क्या होगा, झगड़ा होगा। तो इस झगड़े को, किसी भी प्रकार के विवाद को, किसी भी प्रकार की समस्या को समाधान करने के लिए एक व्यवस्था की गई है हमारे संविधान के आर्टिकल 263 के तहत। और ये 1990 में किसकी स्थापना की गई बच्चों? इसी संघवाद को बनाने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल। किसकी व्यवस्था? इंटर स्टेट काउंसिल। कब की गई? 1990 में। क्यों की गई? दोनों के बीच अगर ढिशुम हो तो बैठेंगे, बातचीत करेंगे और अपने मामलों का क्या करेंगे, निपटान करेंगे। इसके मेंबर कौन है? अध्यक्षता करता है भारत का प्रधानमंत्री। पदेन क्या होता है? इसका अध्यक्ष होता है। 6 अपने जो केंद्र के जो 6 कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं, इसके मनोनीत सदस्य होते हैं और प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री इसका मेंबर होता है। तो कौन होता है? पीएम होते हैं, 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और प्रत्येक राज्य का सीएम इसके सदस्य होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि जो लड़ाई झगड़ा है, जो केंद्र और राज्यों के बीच में अगर कोई टकराहट है, कोई विवाद है, तो इसको सॉल्व किया जाए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? किस वर्ष हुई? 1990 में। किस आर्टिकल के थ्रू हुई? 263। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसमें और कौन शामिल होता है? 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री और हर राज्यों के अपने मुख्यमंत्री। काम क्या है? अगर लड़ाई झगड़ा हो किसके बीच में? केंद्र और राज्यों के बीच, तो मिल बैठ आओ, बातें करें और समस्या को सॉल्व करें। ठीक। एक और है बच्चों जिसको हम अंतरराष्ट्रीय परिषद है, जैसे अगर संशोधन 1990 में लाए गए तो मूल आर्टिकल में इसको जोड़ा गया था, इसको सब क्लॉज में जोड़ा गया था। हालांकि ये संशोधन इसको लाया गया, लेकिन इसको मूल संविधान संसद के, एक्चुअली ये संविधियां हैं। संविधियां मतलब समझ रहे हो ना, मूल संविधान में नहीं है, संसद के अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। तो सब क्लॉज के तहत इसको इसमें ऐड किया गया है। ठीक। तो अगला है रीजनल काउंसिल। संघवाद को स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय परिषदें कितनी है वर्तमान में? हमको नहीं मालूम। क्या करना? 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा ये अनुशंसा की गई कि पूरे भारत में स्टेट्स को बातचीत करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाएगा। मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाएगा? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंटर। कितने हुए? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और सेंटर। कितने हुए? किसमें ये व्यवस्था की गई? 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा, कि जो उत्तर के होंगे, उत्तर के जितने भी राज्य होंगे, मध्य प्रदेश, अगर हम मैप को देखते हैं, मध्य प्रदेश से लेकर, उत्तराखंड से लेकर, जम्मू कश्मीर से लेकर, दिल्ली से लेकर, हरियाणा से लेकर, उत्तर प्रदेश, सब किस में आएंगे? कौन से रीजन में? कौन सी काउंसिल में? उत्तर की काउंसिल में। दक्षिण में कौन आएंगे? जितने भी दक्षिण के राज्य हैं। ठीक है। मध्य में कौन आएंगे? जितने भी बीच के राज्य हैं। इधर कौन आएंगे? वेस्ट के जितने, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सारे राज्य किसमें आएंगे? पश्चिम की क्षेत्रीय परिषदों में आएंगे। और पूरब में यहाँ पर विशेष बात यह है, पहले तो 5 थी। किसके अनुसार? 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग के, राज्य पुनर्गठन परंतु बच्चों 1971 में एक और क्षेत्रीय काउंसिल को बनाया गया। कब बनाया गया?
उत्तर पूर्वी राज्यों का क्षेत्रीय परिषद, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। और जितने भी उत्तर पूर्व के नॉर्थ ईस्ट थे स्टेट्स थे, 7 स्टेट थे, बाद में इसमें सिक्किम भी ऐड कर दिया गया, ठीक है। अब इनको किसके नाम से, नॉर्थ ईस्ट रीजनल काउंसिल के नाम से, ताकि ये अलग अलग। अच्छा एक और चीज, जैसे मैंने अभी कहा ना 1956 में कितने थे, 5, 1971 में अब इनकी संख्या कितनी हो गई, कितनी हो गई, 6। हर एक रीजन, हर एक क्षेत्रीय परिषद में अलग अलग स्टेट होंगे, है ना बच्चों, और हर स्टेट का अलग अलग कौन होगा, मुख्यमंत्री इसका सदस्य होगा। ऐसे ही हर रीजन की बात करें, और हर रीजन में जब भी बैठकें होंगी, हर क्षेत्रीय परिषद की जब भी बैठकें होंगी, इनकी अध्यक्षता कौन करता है, कोई भी करे, हमें क्या, भारत का होम मिनिस्टर। कौन करता है, गृह मंत्री। हमने क्या देखा, अंतरराज्यीय परिषद में जब भी बैठकों की अध्यक्षता होती है, इसका अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। और जब क्षेत्रीय परिषदों की बैठक, अलग अलग जो रीजन्स के अलग अलग जो भाग हैं, उनकी अलग अलग बैठकें होंगी, तो उस क्षेत्र के सारे मुख्यमंत्री होंगे, और कौन होगा, भारत का गृह मंत्री। मतलब इस रीजन की बैठक की अध्यक्षता हो रही है, अध्यक्षता कौन करेगा, गृह मंत्री। इसकी, इस सारे स्टेट्स के मुख्यमंत्री और कौन करेगा, भारत का गृह मंत्री। क्यों किया गया है, ताकि भारत में जो मूल भावना है देश की संघात्मकता को, देश के अलग अलग भागों के जो नीड्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जो डाइवर्सिटी है, जो उनकी मतलब आकांक्षाएं हैं, उनको क्या किया जाए, फुलफिल किया जाए। और किसके बीच विवादों को कम किया जाए, सेंटर के बीच और स्टेट्स। तो पिक्चर ये है संघात्मकता की, लेकिन अभी भी पिक्चर आधी है। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान के वो लक्षण जो ये बताते हैं, भारतीय संविधान में देखने को तो संघवाद है, वास्तव रूप में सत्ता तो चलती है भाई। केम छो हमने पहला तर्क दिया, अब संघवाद में हमने बहुत सारे तर्क दिए, अब हम एकात्मकता में तर्क देंगे कि भारत में अलग अलग बात तो की गई है, लेकिन कितनी सारी इनमें केंद्र को ज़्यादा पावर दे दी गई है और राज्यों को क्या किया गया है, कटोरा लेके बैठा दिया गया है। भैया पैसा मांगना है, व्यवस्था मांगनी है, सुरक्षा मांगनी है, तो केंद्र से करो, केंद्र की जब कृपा दृष्टि होगी तब आपकी तरफ नजर रखेंगे, नहीं तो चश्मे बद दूर। ठीक है, तो कौन से ऐसे विषय हैं जो ये बताते हैं कि भारतीय संविधान में क्या है, एकात्मक लक्षण है। नंबर 1, विषयों का आवंटन तो है, बंटवारा तो है, लेकिन विषयों का बंटवारा कैसा है, अनइक्वल। महत्वपूर्ण विषय दे दिए गए हैं किसको, केंद्र को, और कम महत्वपूर्ण विषय दे दिए गए हैं किसको, राज्य को। हम तर्क देंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है, तो हम गिना देंगे आर्टिकल 248, आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 251, आर्टिकल 252, आर्टिकल 253, आर्टिकल 254। आर्टिकल देख के घबरा तो नहीं गए, सोच रहे हैं कब खत्म होगा समय, अभी समय है। 252 है, अब इधर आइए, 253, 254।
स्टेट क्या कहता है? इसमें वो सारे विषय हैं जिनका वर्णन ऊपर के तीनों लिस्ट में नहीं है। ऊपर के तीनों लिस्ट मतलब केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो वो विषय किसमें डाल दिए गए हैं? रेजिड्यूरी पावर्स। किसमें दे दिए गए बच्चों? अवशिष्ट शक्तियां। आपको पता है अमेरिका में संघवाद है, अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो किसके हाथ में है? राज्यों के हाथ में। और हमारे यहाँ अवशिष्ट शक्तियों का मतलब क्या? जो तीनों में नहीं होंगी वो कहाँ होंगी? अवशिष्ट शक्तियों में। मतलब जो भी नए विषय होंगे उसमें कानून बनाने का अधिकार राज्यों को नहीं होगा, किसको होगा? केंद्र को होगा। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 248 के अंतर्गत। पहली चीज तो ये। अब आप बताइए 1946 से लेकर 1950 तक हमारा संविधान बना, उस समय तो बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम आज फेस कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या आज क्या उत्पन्न हो रही है? भैया हम मोबाइल चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, हमारा डेटा कोई और चोरी कर ले रहा है, मतलब साइबर लॉ की प्रॉब्लम। अब भैया डॉक्टर अम्बेडकर बाबा को तो नहीं पता था ना कि साइबर लॉ जैसा, मोबाइल जैसा कोई कीड़ा आएगा, फेसबुक आएगा, व्हाट्सएप आएगा और लोगों की नींद चैन सब उड़ा लेगा। अब भैया साइबर लॉ पर अगर कोई कानून बनाना है तो क्या राज्य सरकार को पावर है? नहीं। किसको पावर है? केंद्र सरकार को। क्यों? क्योंकि वो सारी तो उस समय तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी ही नहीं। वो किसके अंतर्गत आ गई हैं? 248 के अंतर्गत। मतलब जितने भी विषय जिनका ऊपर के तीनों में अता पता नहीं है, कहाँ डाल दी गई? अवशिष्ट शक्तियों में। और कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। तो कहाँ की बराबरी? आगे देखो 249। अच्छा, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? 249। आपने अभी पढ़ा केंद्र सूची पर केवल केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सूची पर सामान्यतया। अब यहाँ पे सामान्यतया का मतलब अब आपको समझ में आता है। 249 का मतलब है बच्चों, अगर कोई राज्य सूची का विषय अगर वर्तमान में राष्ट्रीय महत्व का घोषित हो जाता है। किसका घोषित हो जाता है? वर्तमान, शब्दों पर गौर कीजिएगा, वर्तमान में राष्ट्रीय महत्व का घोषित हो जाता है, तब राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। किसके अंतर्गत? 249 के अंतर्गत। और कंडीशंस क्या है? वर्तमान में राज्य सूची के विषय का राष्ट्रीय महत्व में घोषित होना। इतनी बात समझ में आई? अगली चीज सुनिए। कंडीशन क्या है? मैंने अभी कहा वर्तमान समय में अगर कोई राष्ट्रीय महत्व का कोई ऐसा विषय है जो राज्य सूची में वर्णित है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको हो जाएगा? राज्यसभा को। और ये कानून कैसे बनाएगी? उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत की 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत। एग्जाम में ये भी पूछता है, राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा कानून बना सकती है। नंबर 1 सामान्य बहुमत, नंबर 2 सामान्य बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत, नंबर 3 उपस्थित और मतदान करने वालों का क्या? 2/3 बहुमत, और नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। हमको पढ़ा सब है, लेकिन हमने 2/3 उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत के साथ क्या लगा लिया? 2/3 बहुमत। क्वेश्चन गलत। ठीक, तो यहां पर क्या होना चाहिए? उसी कंडीशन में राज्यसभा ये राज्य सूची के विषय पर 249 के अंतर्गत कानून बनाएगी, जब क्या होगा? उपस्थित और मतदान करने वालों के
2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होगा और राज्यसभा को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का क्या होगा बच्चों, अधिकार होगा। ये तो रहा 249। अब आते हैं 250। 2 बार लिख दिया क्या? 250 का मतलब क्या है? हाँ, राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बनान करने का अधिकार रखती है। राज्यसभा किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। ये मतलब राज्यसभा कितने बहुमत से घोषित कर दे, उपस्थित और मतदान करने वाले के 2/3, तब केंद्र मतलब संसद को ये अब प्राप्त हो जाता है किसमें, कानून बना। संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, ये होता है। ठीक है, 250 का मतलब क्या होता है, वापस हम इसको देखते हैं। 250 का मतलब, आइए इसका तात्पर्य क्या है कि अगर राज्य सूची के विषय, इसको नोट कर लिया बच्चों? 356 के अंतर्गत, नहीं, राज्यों में राष्ट्रपति शासन 352 के अंतर्गत, यही लगता है ना राज्यों में राष्ट्रपति शासन। तो 250 क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 250 कहता है अगर किसी राज्य में 252 के अंतर्गत क्या लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। क्या लगा है बच्चों? आवाज नहीं आ रही है तो यहीं पर रहिए। राष्ट्रीय आपातकाल लगा है किसके अंतर्गत? 352 के अंतर्गत। तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? केंद्र सरकार को। अब मेरे बच्चों ये मुझे बताओ, मैंने आपको राष्ट्रीय आपातकाल भी बताया, मैंने कहा राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लग चुका है? 3 बार लग चुका है। कब से कब तक? 1961 से लेकर के 1966 तक, और फिर 1962 से लेकर के 1966 तक, और फिर 1971 से लेकर के 1977 तक। कितने साल हुए? 4 ये 6 ये कितने साल हुए? 10 साल। इसका मतलब क्या हुआ? 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, 1977, 27 सालों में 10 साल तो राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बना रहा है? केंद्र। तब कहाँ का बराबरी? जब 27 साल में ही 10 साल कौन कानून बना रहा है राज्य सूची के, जैसा कि कौन कह रहा है? आर्टिकल 250। तो मतलब राज्यों के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको, एक बड़ी लंबी समय सीमा पर किसको प्राप्त हो जाता है? केंद्र को। और केंद्र चाहे जो करे, राष्ट्रीय आपात के नाम पर राज्य सूची के विषयों का उपयोग केंद्र के पक्ष में करती हैं। ऐसा लिखा गया है किसमें? 250। 251। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है अगर राज्य, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर राज्यों के द्वारा कोई भी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया जाता है और वो कानून किसका उल्लंघन करता है? 249 का उल्लंघन करता है, और 249 के अंतर्गत और 250 के अंतर्गत, जो कि कानून किसने बनाया है? केंद्र ने बनाया है। किसने बनाया है? राज्य सूची के विषय पर बनाया है। तो यहाँ पर अगर 251 कहता है अगर राज्यों के कानून, अगर 249 और 50 के तहत केंद्र द्वारा बनाए गए कानूनों में टकराहट होती है तो राज्यों के कानून के ऊपर किसको महत्ता दी जाएगी? संसदीय कानूनों की। इसको फिर से समझिए, 251 फिर से समझिए। 251 क्या कह रहा है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगा कौन? राज्य। पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात, हमने यहाँ पर कहा 249 में राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय होगा,
राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र। 250 क्या बोला? राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। राष्ट्रीय आपातकाल में कानून कौन बनाएगा? राज्य सूची के विषय पर केंद्र। 251 क्या कह रहा है? अगर राज्य सूची के विषय पर कोई राज्य सरकार मतलब राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया और वो उसी विषय पर 249 के तहत 250 के तहत केंद्र सरकार ने कानून बनाया तो और दोनों में अगर टकराहट होता है तो केंद्र का कानून क्या होगा? मान्य होगा। किसके ऊपर? राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए कानूनों के ऊपर। मतलब अगर राज्य विधानमंडल राज्य सूची के ऊपर कानून बना भी दे और इस पे संसद ने भी बनाया है और दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है तो संसद के ही कानून क्या होंगे? मान्य होंगे। एक और चीज जो मैं पॉइंट मिस कर गई, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, मैंने आपको बोला था वर्तमान में राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित होने पर राज्यसभा अगर उपस्थित और 2/3 बहुमत से ये पारित कर दे तो संसद केंद्र को कानून बनाने का अधिकार होगा। ये कानून कब तक मान्य होंगे? ये प्रश्न उत्पन्न होता है। क्या सदैव के लिए मान्य होंगे? तो यहाँ पर नोट डाल के लिख लीजिए, ऐसे कानून जो राष्ट्रीय महत्व के घोषित हुए हैं 1 वर्ष के लिए मान्य होंगे। 1 वर्ष के लिए मान्य होंगे। फिर से देखिए 248 वह विषय जिनका उल्लेख ऊपर की तीनों सूचियों में नहीं है उन पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र। 249 वर्तमान समय में राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित होने पर राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित कर दे तो उस विषय पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सूची के केंद्र। 250 अगर धारा 356 लगी हुई है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? केंद्र को। 252 ये 251 क्या कह रहा है? अगर 49 और 50 के अंतर्गत राज्य सूची पर केंद्र ने कानून बनाया है और वो क्या कर रहे हैं? डिशुम कर रहे हैं राज्य के कानूनों से, तो किसको मान्यता प्रदान होगी? केंद्र के कानूनों की। 252 ये क्या कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है अगर 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र से निवेदन करते हैं हुजूर आइए और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाइए तो संसद मतलब केंद्र राज्य सूची के विषय पर क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। ऐसा कौन कह रहा है? 252 मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के निवेदन पर राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को। यहाँ तक समझ में आई? अब आप कहेंगे मैडम राज्य का तो अपना कुछ है ही नहीं, सब तो कानून केंद्र ही बना रहा है। इसीलिए तो मैंने वो वर्ड आपको बताया था, वो कौन सा? सामान्यतया। और केंद्र सूची पर कौन कानून बना रहा है? केवल केंद्र। आइए आगे, पिक्चर अभी बाकी है। 253 जो राज्य दो राज्य मतलब पारित करेंगे केंद्र से वो कानून सिर्फ उन्हीं राज्यों पर लागू होगा, सब राज्यों पर। हाँ, उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने निवेदन किया है, सारे राज्यों पर लागू नहीं होगा। मतलब व्यापार से संबंधित या जो भी इंटर स्टेट दोनों राज्यों का मामला है वो उन्हीं पर लागू होगा। अगला देखिए 253 बच्चों, क्या समय हो गया है? तो आपको जाना है, दरवाजा खुला है। पढ़ना नहीं है वो भी बता दीजिए। चलिए 253 मैं तो पढ़ा के ही जाऊंगी भले कि आप पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि मैं फटे गले के साथ आपको पढ़ा रही हूँ। और मैंने सर से छुट्टी ली थी, वो सर क्लास लगा रहे थे, मैंने कहा मेरा गला फटा हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बच्चों को पढ़ाइए, तो फिर मैं फटे गले के साथ आपको चिल्ला के पढ़ा रही हूँ। लेकिन आप हैं कि मानते नहीं। 253 कोई भी बातें कर रहा मैडम, हमारी ऐसे ही है, सामान्य बातचीत हो रही है 253 पे आइए बच्चों। किसी भी ऐसा मसला जो अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते बीच हुआ है केंद्र का
केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि बाहर जाता है और वहाँ पर वो किसी ऐसी बैठक में हस्ताक्षर कर देता है जिनका संबंध किससे है, राज्य सूची के विषय से संबंधित है, तो ऐसे मसलों पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, केंद्र सरकार को। क्या बोला मैंने 253 के अंतर्गत? मैंने ये बोला कि अगर कोई ऐसा मसला जो भले ही राज्य सूची का कोई विषय है लेकिन उसमें केंद्र ने क्या कर लिया है, अंतर्राष्ट्रीय अन्य देशों के साथ संधि समझौता कर लिया है, तो उन विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा और राज्यों को उनको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है, आप लोग अभी पढ़ेंगे भी, लोकपाल और लोकायुक्त एक ऐसी संस्था है जिसकी भारत में बहुत जोर शोर से मांग हो रही थी। अन्ना हजारे जी और कुमार विश्वास जी और हमारे जो अरविंद केजरीवाल हैं, इसी से हाईलाइट हुए थे और इन्होंने ये कहा कि ऐसी संस्था होनी चाहिए जो प्रतिनिधियों पर, जनप्रतिनिधियों पर और प्रशासकीय अधिकारियों पर क्या कर सके, उनके भ्रष्टाचार को कंट्रोल कर सके। इसके लिए क्या बना दिया गया, 2013 में एक प्रावधान किया गया और 1 जनवरी 2014 से केंद्र के लिए भ्रष्टाचार निवारण का एक सर्वोच्च अधिकारी कौन बनाया गया, लोकपाल, और राज्यों के लिए कौन बनाया गया, लोकायुक्त। और ये लागू कर दिया गया किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। तत्कालीन बीजेपी की प्रवक्ता श्रीमती सुषमा स्वराज ने बहुत ज़्यादा अपोज किया, मतलब बहुत ज़्यादा विरोध किया। उन्होंने कहा ये बात तो समझ में आती है कि केंद्र के लिए आपने लोकपाल बना दिया भ्रष्टाचार निवारण के लिए, लेकिन राज्यों से पूछा ही नहीं और लोकायुक्त बना दिया, ये कहाँ की नाइंसाफी है। अरे हम लोग फेडरल सिस्टम वाले हैं, राज्यों से आप पूछ-पाछ लीजिए कि लोकायुक्त चाहते हैं कि नहीं चाहते, उसके बाद आप लोकायुक्त को क्या करिए, लॉन्च कीजिए। तो केंद्र का क्या जवाब था, केंद्र का जवाब था, भैया आप तो यहाँ पे घर में बैठी हो ना, संसद में हम लोग को जाना पड़ता है बड़ी बड़ी मीटिंग्स में, मतलब ऐसा नहीं बोला, मैं खाली आपको बता रही हूँ, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाना पड़ता है और हमारी है रिपुटेशन खराब, भ्रष्टाचार करते हैं, कभी कोई साड़ी मिलती है, कभी किसी के जूते मिलते हैं, तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि क्या हो गई है, खराब। तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को हमको बताना पड़ता है कि नहीं, हमारे यहाँ भी एक ऐसी संस्था है जो नेताओं को क्या करती है, लगाम लगाती है, और इसीलिए हमने क्या किया है, अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते के तहत लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्था का निर्माण किया। अब सुषमा जी चुप, क्योंकि अब बात किसकी आ रही है, 253 की। केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय संधि करती है या अंतर्राष्ट्रीय समझौता करती है जिसमें वो समझौते के तहत बाध्य होती है, समझौता दूसरे देशों के साथ करती है, तो ऐसा समझौता वो भारत में उस राज्यों को भी मानना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। आपको पता है पुलिस किसका विषय है, राज्य सूची का विषय है, और पुलिस पर बार बार एक आरोप लगता है बच्चों, मानवाधिकार हनन का, मतलब ह्यूमन राइट वॉल्यूशन, मानवाधिकार का उल्लंघन करते हैं बार बार। और भारत हर बार भारत के कोई ना कोई प्रतिनिधि जाता है, मानवाधिकारों का जब सम्मेलन होता है यूएनओ के थ्रू या यूनेस्को के थ्रू, तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि भैया आपकी पुलिस बड़ी अत्याचारी है, पहले पीट लेती है फिर पूछती है कि क्या तुमने किया क्या है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके यहाँ भी ह्यूमन राइट्स का पर्याप्त क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। तो भारत के प्रतिनिधि ने कहा बिल्कुल सही और साइन कर दिया। वापस हम आए, उन्होंने कहा देखो ये ह्यूमन राइट्स वाला ये चीज़ें हैं, आपकी पुलिस ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगी जिससे हमारे द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संधि और समझौते किए गए हैं उसमें किसी भी प्रकार का क्या होगा, उल्लंघन होगा। अब राज्य बेचारे करें तो क्या करें, उन्हें तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कौन सा मसला आ रहा है, 253। ठीक, तो ये बातें हैं। अब बात आती है वो 254 के अंतर्गत मैंने अभी आपको कहा 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है, राज्य को भी है, लेकिन समवर्ती सूची पर दोनों में टकराहट होती है, तो किसके अधिकार मान्य होंगे, कौन कह रहा है, 254 किससे संबंधित है, टेस्ट लगता है ज्यादा खतरनाक, क्यों बच्चों, समवर्ती सूची 254
और 253 किससे है? अंतरराष्ट्रीय संधि और तो भैया बंटवारा तो हुआ है, बंटवारा कैसा है? बराबर का नहीं है, एक के पास ज्यादा पावर है और दूसरे को जो दिया भी गया है उसको भी छीन लिया गया है। तो ये बताता है कि केंद्र के पास ज्यादा पावर है और राज्यों के पास कम पावर है। अगला आते हैं, और क्या बताता है? समय समय पर केंद्र सरकार राज्यों को व्यवस्था को करने के लिए, दूसरा आप कह सकते हैं, एक तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और दूसरा हुआ केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को निर्देश देना। क्या देना? ये करो, ये मत करो। ठीक? कौन दे रहा है? बड़ा भाई छोटे भाई को। बड़ा भाई कौन है? बिग ब्रदर। तो छोटा भाई राज्य। तो ये नहीं कह सकता है कि छोटका भाई ये कहे कि भैया बड़का भाई बोलते रहो, हम इधर से निकल लिए पतली गली से। घर में तो चल जाएगा, यहाँ नहीं चलेगा। क्यों? अगर आपने केंद्र के परामर्श या निर्देशों को मानना से इनकार किया बच्चों, तो आपको इसमें ये कहा गया है, दो आर्टिकल हैं 257 और 365। 257 और 365, अगर राज्य ऐसा कुछ करता है तो ये संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा। वापस शुरू करते हैं। मैंने क्या कहा? एकात्मकता के लक्षण हमको दिखते हैं क्योंकि केंद्र समय समय पर राज्यों को क्या देता है? परामर्श नहीं, निर्देश देता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस है, ये करो ये ना करो। आपको पता है बच्चों, 257 के अंतर्गत रेल किसका विषय है? केंद्र सरकार का। अब रेल हवा में तो चलेगी नहीं, किस में चलेगी? पटरियों पर चलेगी। और पटरियां कहाँ से गुजरेंगी? राज्यों से गुजरेंगी। केंद्र का भले ही विषय है रेल, लेकिन रेलों को चलना है राज्यों में, और राज्य थोड़ी ना ये कहेंगे कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, रेल की पटरियां उखाड़ के रख देंगे। ऐसा नहीं कर सकती। किसके अंतर्गत? 257 के अंतर्गत आपको रेल की पटरियों की सुरक्षा करनी है। अगर कोई चोर भी उखाड़ भी दे गया ना, तो जल्दी जल्दी ठीक करना है कि कहीं केंद्र ना देख ले, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय किसका मसला बन जाएगा? एक मतलब एक प्रकार का एक राष्ट्रीय संवैधानिक प्रश्न बन जाएगा। तो 257 क्या कहता है? केंद्र निर्देश दे सकता है। किसको? राज्यों को। किसकी सुरक्षा करने का? रेल की पटरियों का। क्यों रेल की पटरियों का? क्योंकि रेल किसका विषय है? केंद्र का विषय है। और रेल चलेगी किस पे? पटरियों पर। तो देख के रखना, कोई उखाड़े ना। पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज, संचार के साधन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपको पता है डाक हुआ, तार हुआ, सारी चीजें हुई, ये संचार के साधन किसका विषय है? केंद्र का विषय है। तो संचार के जितने भी साधन हैं, टेलीफोन से लेकर हर चीज से लेकर, इन पर इनकी सुरक्षा को लेकर, इनकी सिक्योरिटी को लेकर समय समय पर 257 के अंतर्गत केंद्र किसको निर्देश देता है? राज्यों। तो आप लिखेंगे बच्चों, रेल की पटरियों की सुरक्षा, और संचार साधनों के सुरक्षा हेतु 365 निर्देश दे दिया। और बड़ा भाई ने बोला कि ऐसे से करना, छोटा भाई पतली गली से नहीं निकल सकता। अगर ऐसा करता है तो ये माना जाएगा संवैधानिक तंत्र की विफलता, और राज्यपाल के पास रिपोर्ट गई तो राज्य में क्या लग गया? राष्ट्रपति शासन 356 का प्रयोग। अगर केंद्र की
निर्देशों को राज्यों ने अनदेखा किया, मतलब मोदी जी ने कोई कहा पश्चिम बंगाल में ममता जी को ये करिए, तो ममता जी उसको स्पष्ट रूप से मना नहीं कर सकती हैं इसके अंतर्गत। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि आप संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं। केंद्र व्यवस्था को बनाने के लिए जो भी समय समय पर एडवाइस दे रहा है, जो भी समय समय पर मार्गदर्शन दे रहा है, अगर आप अपने स्टेट में फॉलो नहीं करेंगे तो ये एक तरीके का संवैधानिक गतिरोध होगा और राज्य में किसका प्रयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा? राष्ट्रपति शासन। ऐसा कौन कह रहा है? 365। तो ये जो है कहाँ गया? ये केंद्र के द्वारा राज्यों को समय समय पर दिया जाने वाला निर्देश ये बताता है कि सब कुछ अच्छा नहीं है। केंद्र कहीं भी अपनी धौंस दिखाकर राज्यों पर अपनी मनमानी को क्या कर सकता है? थोप सकता है। अगला बच्चों है राज्यसभा। हमने कहा कि भैया राज्यसभा है, लेकिन राज्यसभा है तो, लेकिन राज्यसभा क्या है? मात्र एक दिखावटी संस्था। राज्यसभा का असमान इनइक्वल रिप्रेजेंटेशन। आपको पता है इंग्लैंड में अमेरिका में, यूएसए में जो वहाँ का अपर हाउस है, जिसको हम वहाँ पे सीनेट बोलते हैं, सीनेट में भी 2 सदन है पार्लियामेंट के। अपर हाउस को सीनेट बोलते हैं और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। वहाँ पर 50-51 राज्य हैं। भले ही वो छोटा राज्य हो चाहे वो बड़ा राज्य हो, हर राज्य से कितने प्रतिनिधि सीनेट में भेजे जाते हैं? 2 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन है अमेरिका के संघवाद में। भारत में क्या है? जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व तय होता है। अगर आपके राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है तो आपके राज्य से ज़्यादा सदस्य कहाँ भेजे जाएंगे? राज्यसभा में। अगर आपके राज्य की जनसंख्या कम है तो एकहू सदस्य भेजा नहीं जाएगा। अगर हम बात करते हैं यूपी की, तो यूपी में कितने सदस्य हैं राज्यसभा में जाने वाले? 31 सदस्य। अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान से कितने सदस्य राज्यसभा में भेजे जाते हैं? 10। छोटे छोटे राज्य के तो एक सदस्य हैं। फॉर एग्जाम्पल गोवा का, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं। अगर केंद्र सरकार कोई ऐसा मसला या कोई ऐसा निर्णय लेती है जहाँ पर राज्यसभा का एक प्रतिनिधि है और वहाँ पर केंद्र सरकार अपने स्पष्ट बहुमत से उस राज्य के खिलाफ कोई अगर निर्णय लेती है, तो वो एक प्रतिनिधि क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा में सदस्यों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है बच्चों, अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है। किसके आधार पर है बच्चों? जनसंख्या के आधार पर। जबकि अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो चाहे बड़ी जनसंख्या वाला देश हो, स्टेट हो, चाहे वो छोटी जनसंख्या वाला स्टेट हो, सबके 2-2 सदस्य कहाँ भेजे जाएंगे? सीनेट में भेजे जाएंगे। और क्या अंतर है? विश्व के अगर हम सबसे शक्तिशाली उच्च सदनों की बात करेंगे, जो निम्न वाले सदन के नाक को चने चबवा देता है, वो कौन है? अमेरिका का सीनेट है। और भारत में तो राज्यसभा के पास न के बराबर शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, वित्त विधेयक को कितने दिन रोक सकता है? 14 दिन। उसकी सदस्य संख्या भी लोकसभा के मुकाबले कितनी है? कम है। अगर ज्वाइंट सिटिंग होती है, संयुक्त अधिवेशन होता है, तो लोकसभा के प्रतिनिधित्व के बल पर, लोकसभा की सदस्य संख्या के बल पर कोई भी सरकार बहुमत पास करवा लेती है, भले ही राज्यसभा इसके खिलाफ क्यों ना हो। तो हमने कह दिया राज्यसभा हम स्टेटों का रिप्रेजेंटेशन दिखाता है, लेकिन राज्यसभा में स्टेटों का रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं है बच्चों, अनइक्वल है। राज्यसभा की कमजोर स्थिति, राज्यसभा में का कम पावर का होना, ये बताता है कि भारत में संघवाद मजबूत नहीं है। भारत में किसको मजबूत रखा गया है? केंद्र को मजबूत रखा गया है। हमने अभी पढ़ा संघवाद में जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, ये संघवाद को क्या करती है? बढ़ावा देती है। लेकिन ऑल इंडिया सर्विसेज के 3 आर्टिकल्स हैं बच्चों, 309, 310 और 311।
ये बताता है कि ये ऑल इंडिया जो सर्विसेज हैं, अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं, ये केंद्र को ज़्यादा मजबूत रखती हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के दम पर केंद्र सरकार किस पर अपना कंट्रोल रख रही हैं? राज्यों पर अपना कंट्रोल रख रही हैं। कैसे? आर्टिकल 309 ये कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के सेवा से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी सेवा शर्तें बनाने का, उनके वेतन से संबंधित कोई भी नियम बनाने का, कोड ऑफ कंडक्ट बनाने का अधिकार किसको होगा? केवल और केवल किसको होगा बच्चों? संसद को। ये अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी काम कहाँ कर रहे हैं? करेंगे कैसे? ये राज्य नहीं बताएंगे। कौन बताएगा? केंद्र की संसद। कौन कह रहा है? आर्टिकल 309 310 क्या कह रहा है? 310 कह रहा है ये ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के ये प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, मतलब इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति किसके कहने पर काम करेगा? इनको किसके तरफ ये उत्तरदायी होंगे? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति तो एक मुखौटा है, वास्तविक शक्ति किसकी है? प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की। तो इनकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार के संप्रभु के रूप में राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति इनको भले ही ये काम करें या ना करें, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये क्या करेंगे? ये कार्य करते रहेंगे। कौन कह रहा है? 310। 311 क्या कहता है? 311 कह रहा है बच्चों कि इनको जो नियुक्त करने वाला अधिकारी है, अखिल भारतीय सेवाओं के किसी भी अधिकारी को नियुक्त करने वाले से अधीनस्थ के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। इसका मतलब क्या है? अगर ये राज्य में गए नियुक्ति पर और राज्य में इन्होंने ऐसा काम किया जो राज्य सरकारें नहीं चाह रही हैं, तो राज्य सरकार इनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकती हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और लिखा क्या है 311? नियुक्त करने वाले के नीचे तो भारत में सर्वोच्च पदाधिकारी कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से नीचे तो कोई भी इनको मतलब इनको क्या नहीं कर सकता? इनको सस्पेंड नहीं कर सकता। कौन करेगा? केवल और केवल राष्ट्रपति। क्यों? राष्ट्रपति कब करेगा? जब केंद्र सरकार कहेगी। भले ही राज्य सरकार कितनी भी शिकायत करे ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों के प्रति, लेकिन इनको वो क्या नहीं कर सकती? वो बर्खास्त नहीं कर सकती। एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है, ये किन नियमों से काम करेंगे? केंद्र के नियमों से। कैसे चलेंगे? केंद्र के कहे अनुसार। वेतन कौन निर्धारित करेगा? केंद्र। देगा कौन? राज्य। अब भैया राज्य दे रहा है वेतन, कितना दे कौन बता रहा है? केंद्र सरकार। और उनको अगर वो राज्य की नहीं सुन रहे हैं, राज्य के विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो इनको क्या नहीं कर सकते? इनको बर्खास्त नहीं कर सकते। बर्खास्त करने का किसको अधिकार है? इनको खाली सस्पेंड कर सकते। और सस्पेंड की भी एक कंडीशन है, मतलब अगर ये संसद की क्या हो? संस्तुति हो।
ठीक है, अगर ये संसद की संस्तुति हो तब जाके इनको राज्य सरकारें क्या कर सकती हैं, बर्खास्त कर सकती हैं, या इनको क्या मतलब एक बीच में है एपीओ किया जा सकता है। एपीओ का मतलब क्या है, आप इनको अगर कोई भी अखिल भारतीय सेवा का जो अधिकारी है वो राज्य सरकार के कहे के अनुसार काम नहीं कर रहा है या गलत काम कर रहा है, तो इनको दंड स्वरूप इनके पद से क्या कर दिया जाएगा, प्रतिस्थापन कर दी। एपीओ का मतलब प्रतिस्थापन होता है, मतलब काम धाम मत करो, चुपचाप बैठे रहो, सैलरी टनाटन। तो भैया पहले तो अंग्रेजों के समय में ये बहुत ही क्या समझा जाता था, बहुत ही इनके खिलाफ नेगेटिव था। अब तो क्या है, हमको काम भी नहीं करना पड़ रहा है, हम दंड स्वरूप है, सैलरी मिल रही है, बहुत अच्छी बात है। बस राज्य सरकार इनको वर्क से हटा सकती हैं, प्रतिस्थापन कर सकती हैं, एपीओ कर सकती हैं, ना तो इनके खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकती हैं, ना ही इनको बर्खास्त कर सकती हैं। तो भैया हमारे सर पर काम कर रहा है अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी, अगर राज्य सरकार की नहीं सुन रहा है, किसके इशारों पर काम कर रहा है, केंद्र सरकारों के। तो ये केंद्र का पोषक है किसमें, राज्यों में। तो कहीं ना कहीं राज्यों, स्टेट के सरकारों पर कंट्रोल करने के लिए ये अखिल भारतीय सेवाएं क्या करती हैं, अपने अधिकारियों के रूप में कार्य करती हैं। तो ये हुआ किसका, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के रूप में इनका कार्य। कंटिन्यू करें कि छोड़ दें, छोड़ दें, जैसे बांधे हुआ है। अच्छा बच्चों ये बताइए, पता नहीं मैं कितना ले पाऊंगी, लेकिन आप लोगों का सीएजी नहीं हुआ है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और आपके बहुत सारे आयोग नहीं हुए हैं, नीति आयोग से लेकर सूचना आयोग तक, सिटीजन चार्टर एक्ट, इसको कंप्लीट कर लेंगे। और भी अगर जो टॉपिक्स हैं वो मुझे बता दें, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इसके बाकी ये टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे मंडे को, और मंडे को ही पढ़ाएंगे बच्चों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, CAG। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।